जय हिंद दोस्तों, इग्नू वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी 131 राजनीतिक सिद्धांत का परिचय के दिसंबर 2025 के 16 क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये हमारा 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। 3 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलेगा। इस क्वेश्चन पेपर में आपको 2 भाग मिलेंगे। प्रत्येक भाग से आपको 2 क्वेश्चन मिनिमम लेने ही लेने हैं और टोटल इसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। पहले भाग से अगर आप 2 क्वेश्चन लेते हो तो दूसरे भाग से 3 करने पड़ेंगे। अगर दूसरे भाग से आप 2 लेते हो तो तीसरे भाग से आपको क्या करने हैं, 3 क्वेश्चन करने होंगे। तो ऐसे है, एक भाग में आपके टोटल 4 क्वेश्चन है, दूसरे भाग में भी आपके 4 क्वेश्चन है, तो टोटल 8 क्वेश्चन है। 8 से आपको कितने करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका क्या है, 20 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन आपको 400 शब्दों में करना है। तो ये इसकी गाइडलाइन है। हमारा सब्जेक्ट है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। इसको जानते हैं, एक एक करके इसका क्वेश्चन करेंगे। हमने क्या है, लगभग सभी सब्जेक्ट के PYQ करवा रखे हैं और 1 शॉट वीडियो करवा रखे हैं। अगर आप इतना ही करके चले जाते हैं एग्जाम में तो आपके फॉर श्योर 90% प्लस मार्क्स आपको प्राप्त होंगे। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं और सभी क्वेश्चन को अच्छे से लिखते हैं तो आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि आपके 90 प्लस मार्क्स आपको इसमें प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखिएगा। इसकी और रिलेटेड वीडियोज़ के लिए इसकी प्लेलिस्ट में जाकर इसे चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इग्नू वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नू वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर, गैस पेपर, एग्जाम नोट्स, सोल्ड असाइनमेंट, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके इन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से आपको जेन्युइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब देखते हैं इसका सोल्ड क्वेश्चन पेपर जो कि दिसंबर 2025 का है। इसका पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन में आनुभविक दृष्टिकोण के मुख्य जोर का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न में मुख्य रूप से आनुभविक दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताओं, उनके मुख्य जोर को समझना है। उत्तर में हमें क्या बताना है, आनुभविक दृष्टिकोण का अर्थ बताना है, उसका विकास कैसे हुआ वो बताना है, राजनीतिक व्यवहार पर उसका ध्यान कैसा है, वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग कैसा है, मूल्य निरपेक्षता कैसी है, सिद्धांत निर्माण कैसा है, अंत विषय प्रकृति कैसी है, पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत की आलोचना करनी है और उसकी सीमाएं और समकालीन महत्व को इस क्वेश्चन में हमें स्पष्ट करना है। तो ये इस क्वेश्चन का विवरण था कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और हमें क्या बताना है। तो इस क्वेश्चन का परिचय क्या होगा, सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन में आनुभविक दृष्टिकोण विशुद्ध रूप से मानकीय और दार्शनिक अटकलों से राजनीतिक घटनाओं के तथ्य आधारित वैज्ञानिक अवलोकन उन्मुख विश्लेषण की ओर बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन में अगर बात करते हैं अनुभविक दृष्टिकोण की, तो ये क्या करता है, जो भी राजनीतिक घटनाएं हैं, उनसे जो भी संस्थाएं हैं और व्यवहारों का अध्ययन तथ्य, अनुभव और अवलोकन तथा वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर यह करता है। इसने विशेष रूप से 20वीं सदी में व्यवहारवाद के उदय के साथ प्रमुखता प्राप्त की, जिसमें राजनीति के अध्ययन का उसी रूप में करने पर जोर दिया गया जिस रूप में वह वास्तव में संचालित होती थी। जिस रूप में राजनीति का अध्ययन किया गया उसी रूप में राजनीति संचालित होती थी, न कि इस रूप में कि उसे कैसा होना चाहिए। तो इस रूप में नहीं किया गया कि उसे कैसा होना चाहिए, कैसी उसकी प्रकृति होनी चाहिए थी। इसके बजाय क्या किया गया, जैसी हो रही है वैसे ही उसको बताया गया है। तो इसमें आपको क्या देखना है, मेनली जो यह दृष्टिकोण है वो विशेष रूप से क्या बताता है हमें, 20वीं सदी में व्यवहारवादी आंदोलन हुए ना, उसके साथ विकसित हुआ है और इसने राजनीतिक विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ स्वरूप प्रदान किया है। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीति का अध्ययन है। राजनीति का अध्ययन भी कैसे किया है, जैसे वास्तव में उसी रूप में करना है, न कि जैसी होनी चाहिए वो। तो ये इस क्वेश्चन का परिचय हो गया। आपने आसानी से एक बार 2 बार इसका मैंने परिचय बता दिया है कैसे करना है। तो इसके क्या क्या दृष्टिकोण है, इसके अर्थ को देखेंगे, आनुभविक दृष्टिकोण और इसके अर्थ को। तो आनुभविक दृष्टिकोण अवलोकन, अनुभव और सत्यापन योग्य साक्ष्यों पर आधारित है। ये हो गया इसका परिचय। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, राजनीतिक व्यवहार, संस्थाओं, प्रक्रियाओं का अध्ययन डेटा के आधार पर करता है। अमूर्त मूल्य निर्णयों से बचाता है। थर्ड इसमें क्या आएगा, मापने योग्य वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या और भविष्यवाणी करने का प्रयास करता है। तो ये हो गया। सेकंड हमारा क्या आ गया, बौद्धिक उत्पत्ति और उसका विकास। आनुभविक दृष्टिकोण राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति से जुड़ा हुआ है। इसके मुख्य जो प्रमुख योगदान है विकासों में जो शामिल है, इसके योगदान कौन कौन से हैं। डेविड स्टर्न ने क्या है, राजनीतिक विज्ञान को जो इसकी पद्धतियाँ हैं उसको अपनाने के पर बल दिया है।
दूसरा है प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों को अपनाया गया है। जो प्राकृतिक विज्ञान है उसकी पद्धतियों को अपनाया गया है। परिमीकरण, जिसे क्या बोलते हैं क्वांटिफिकेशन, और सांख्यिकीय विश्लेषण को इसमें महत्व मिला है। तीसरा आता है इसमें व्यक्तिगत तथा समूह राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन इसमें बढ़ा है। तो ये हो गया। थर्ड इसमें क्या आता है राजनीतिक व्यवहार पर ध्यान, जो अनुभविक दृष्टिकोण का एक केंद्रीय जोर वास्तविक राजनीति का व्यवहार अध्ययन है। इसमें क्या क्या शामिल है मतदाता के पैटर्न, राजनीतिक भागीदारी, जनमत और हित समूहों को और विशिष्ट वर्गों की भूमिका इसमें शामिल की जाती है। अगला है वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करना। तो वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग कैसे हुआ है, अनुभविक दृष्टिकोण व्यवस्थित वैज्ञानिक कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है। इसमें आपको सर्वेक्षण और प्रश्नावली मिलेगी, जो कि क्या है सर्वे जो होते हैं उनके बारे में बताया गया है। सांख्यिकी उपकरण और डेटा विश्लेषण इसमें देखने को मिलेगा। इसमें आपको कोई केस हुआ है उसके ऊपर अध्ययन मिलेगा और क्षेत्र अनुसंधान मिलेगा। तुलनात्मक तरीके देखने को मिलेंगे। फिर इसमें आता है मूल्य तटस्थता क्या होती है। अनुभविक राजनीतिक सिद्धांत मूल्य तटस्थता पर जोर देता है। इसमें आपको क्या क्या शामिल मिलेंगे, तथ्यों और मूल्यों से अलग करने का प्रयास करता है। शोधकर्ताओं का लक्ष्य वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष रहना चाहता है। मानकीय निर्णयों को न्यूनतम या अपवर्जित किया जाता है। 6 इसमें क्या आ जाएगा, सिद्धांत निर्माण और सामान्यीकरण क्या है। इसमें है दूसरा मुख्य जोर क्या है, सामान्य सिद्धांतों का विकास है। राजनीतिक व्यवहार में पैटर्न नियमितताओं की पहचान। दूसरा क्या है, परिकल्पनाओं का निर्माण और डेटा के खिलाफ उनका प्रशिक्षण करना। ऐसे मॉडल बनाना जो राजनीतिक परिणामों की व्याख्या और भविष्यवाणी कर सके। सातवां है अंत्य विषय की प्रकृति कैसी है, जो अनुभविक दृष्टिकोण है अन्य सामाजिक विज्ञानों से भी सहायता प्राप्त करता है। किस किस से सहायता प्राप्त करता है, समाजशास्त्र से, मनोविज्ञान से और अर्थशास्त्र से क्या है अपनी अधिक प्रेरणा लेता है। फिर आता है इसके पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत की आलोचना कैसे करेंगे। अनुभविक विचारकों ने, आधुनिक जो सिद्धांतकार हैं उन्होंने पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत की आलोचना की है, क्योंकि यह अमूर्त और सट्टापूर्ण था, वैज्ञानिकों के बजाय मानकीय था। अनुभविक सत्यापन का इसमें अभाव हमें देखने को मिला था। अगला पॉइंट क्या है, अनुभविक दृष्टिकोण की सीमाएं क्या है। तो इसमें क्या क्या सीमा कमियां हमें देखने को मिली है। तो इसमें मूल्यों की अपेक्षा देखने को मिली है, परिमाणीकरण पर अत्यधिक जोर देखने को मिला है। इसमें विखंडन का हमें रूप देखने को मिला है। विखंडन कैसे, सूक्ष्म स्तर के जो व्यवहार हैं उस पर अधिक ध्यान देने, व्यापक दार्शनिक प्रश्न पीछे छूट जाते हैं। अगला है इसमें समकालीन प्रासंगिकता आपको कैसे देखने को मिली। आज अनुभविक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण आधार है, जिसमें साक्ष्य आधारित अनुसंधान के माध्यम से नीति निर्माण को सूचित करता है। यह चुनावी रुझान, शासन के मुद्दों का विश्लेषण करने में मदद करता है। यह तुलनात्मक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में योगदान देता है। ये इस क्वेश्चन का निष्कर्ष हो जाएगा। इस क्वेश्चन का निष्कर्ष मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, अगले सारे क्वेश्चनों का आपको निष्कर्ष खुद करना होगा। राजनीतिक सिद्धांत में अनुभविक दृष्टिकोण का मुख्य जोर वैज्ञानिक जांच, तथ्यात्मक विश्लेषण, राजनीतिक जीवन की वस्तुनिष्ठ समझ के प्रति इसकी प्रतिबद्धता में निहित है। प्रेषणीय व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करके और व्यवहारिक व्यवस्थित तरीके का उपयोग करके इसने राजनीतिक विज्ञान को एक अधिक कठोर विषय में बदल दिया है। बहरहाल इसकी सीमाएं राजनीतिक वास्तविकताओं को पूरी तरह समझने के लिए मान के प्रतिबिंब के साथ अनुभविक विश्लेषण को पूरक करने की आवश्यकता का प्रकाश डालती है। तो ये हमारा यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसमें हमने इसके एक एक पॉइंट को देखा, एक एक करके विश्लेषण को आराम से देखा, जो कि राजनीतिक सिद्धांत के जो अध्ययन में अनुभविक दृष्टिकोण है उस पर कैसे जोर देता है, इसके बारे में पूरा कंप्लीटली ब्रीफली हमने आंसर कर लिया है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन तो है, लेकिन क्या है थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। आप इसे आराम से इसके कीवर्ड लिख के इसको याद कर सकते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वितरणात्मक न्याय से आप क्या समझते हैं, इसकी चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो वितरणात्मक है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, न्याय, उसकी अवधारणा को समझना है। उत्तर में हमें क्या क्या बताना है, वितरणात्मक न्याय का अर्थ क्या है, उसका दायरा क्या है, इसके शास्त्रीय आधार क्या है, इसका सिद्धांत में क्या कहेंगे, समानता, आवश्यकता, योग्यता और बाजार आधारित वितरण आएगा। आधुनिक विचारक जो हैं हमारे, उनके जो क्या क्या विचार रहे हैं, व्यवहारिक उपयोग कैसा है, चुनौतियाँ कैसी रहेंगी और इसकी प्रासंगिकता की हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम परिचय देखेंगे। क्या परिचय है, वितरणात्मक न्याय का तात्पर्य समाज के भीतर संसाधनों
लाभों और बोझों के निष्पक्ष और न्याय संगत आवंटन से है। तो जो भी हमारे पास संसाधन है, लाभ है, बोझ है, उनका हमें निष्पक्ष और न्याय संगत सभी में बंटवारा करना है। इस तरह से सवालों का समाधान करता है। इसे किसे क्या न्याय मिलता है, तो यह क्या करता है, सवालों का समाधान करता है। किसे क्या न्याय मिलता है, क्या मिलता है, किस आधार पर मिलता है और क्यों मिलता है। यह अवधारणा राजनीतिक दर्शन और सार्वजनिक नीति के केंद्र में है, क्योंकि यह निर्धारित करती है कि व्यक्तियों और समूहों के बीच में, जो भी व्यक्तियों व समूहों के बीच में क्या होगा, धन का, अवसर का, अधिकार का और जिम्मेदारियां कैसे साझा की जाती है उसके बारे में जानकारी देता है। इसका सबसे पहले जानते हैं कि अर्थ और दायरा क्या है वितरणात्मक न्याय का। तो अपने सरलतम स्वरूप में वितरणात्मक न्याय का संबंध वितरण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों से है, जिसमें संसाधन, आय, धन संपत्ति, अवसर, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, बोझ, जिसमें क्या आता है, कर और कर्तव्य जोखिम आता है। तो यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि वितरण होगा जो मनमाना न हो, बल्कि नैतिक रूप से उचित मानदंडों पर आधारित हो। तो ये इसका अर्थ और दायरा देखा किन दायरों पर किया जाता है। फिर इसका क्या देखेंगे हम, इसके शास्त्रीय आधार देखेंगे। तो इसके संसाधन देख लिए, अवसर देख लिए, बोझ देख लिए, कैसे आवंटित किए जाते हैं। फिर इसमें देखेंगे इसका शास्त्रीय आधार कैसा है। जो वितरणात्मक न्याय है उसकी अवधारणा का प्रारंभ क्या हुआ था, प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरिस्टोटल ने किया था, उससे माना जाता है। तो इसका शुरुआत कहाँ से माना जाता है, अरिस्टोटल जो कि क्या था, यूनानी दार्शनिक था। तो यहाँ से इसकी अवधारणा का शुरुआत हुआ है। उसने न्याय को दो भागों में विभाजित किया था। पहला भाग था इसमें वितरणात्मक न्याय, दूसरा था इसमें सुधारात्मक न्याय। तो वितरणात्मक न्याय में हमें क्या देखने को मिला, योग्यता, अनुपातिक समानता के आधार पर आवंटन। दूसरा सुधारात्मक न्याय में क्या मिला, गलतियों या असमानताओं को सुधारना हमें इसमें देखने को मिला। जो कि वितरणात्मक न्याय है उसमें क्या देखा जाता है, योग्यता और अनुपातिक समानता के आधार पर संसाधनों का वितरण किया जाता है कि कौन कितने योग्य है, कौन किस अनुपात में किसको क्या देना है। सुधारात्मक न्याय में कैसे दिया जाता है कि अन्याय और असमानता को सुधारने का प्रयास किया जाता है कि अन्याय कम हो और जो इसमें क्या है असमानता है उसको समान किया जाए। तो अरस्तु जो कि अरिस्टोटल है ने तर्क दिया है कि जो भी समानों के समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान व्यवहार किया जाना चाहिए। उनके अंतर में अनुपात में, जो उनके अंतर अनुपात है उसमें किया जाना चाहिए। जो वितरणात्मक न्याय के प्रमुख सिद्धांत क्या है उसके बारे में बात की गई है। इसमें सबसे पहला सिद्धांत आता है समानता। प्रत्येक व्यक्ति को समान हिस्सा मिलना चाहिए। निष्पक्षता और भेदभाव रहित व्यवस्था पर बल देता है, ये समानता का सिद्धांत है। दूसरा, आवश्यकता आधारित वितरण कैसा होगा, संसाधनों का वितरण व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। कल्याणकारी राज्य की नीतियों में इसका व्यापक उपयोग होता है। ये क्या है, आवश्यकता आधारित इसका वितरण है। उदाहरण के तौर पे स्वास्थ्य सेवाएं होगी, गरीबी उन्मूलन जो कार्य है वो क्या है, आवश्यकता आधारित वितरण के तौर पर आते हैं। फिर अगला इसमें आता है योग्यता और पात्रता के आधार पर जो वितरण है वो प्रतिभा, प्रयास, योगदान आधारित होना चाहिए। प्रोत्साहन उत्पादकता का समर्थन करता है। इसकी आलोचना क्या है, असमानता और विशेषाधिकार को उचित ठहरा सकता है। ये अगला सिद्धांत क्या है, बाजार आधारित वितरण। इस वितरण में क्या होगा, आवंटन आपूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित होता है। पूंजीवाद से यह जुड़ा हुआ है। इसकी आलोचना क्या है, महत्वपूर्ण असमानता को यह जन्म दे सकता है। आज के दिन इसमें आधुनिक सिद्धांत को बात करें तो आधुनिक सिद्धांत क्या क्या है इसमें, तो सबसे पहला आता है कि न्याय के रूप में निष्पक्षता। तो निष्पक्षता देखने की, निष्पक्षता कैसी होगी, ये किस द्वारा दिया गया है, जॉन रोल्स द्वारा दिया गया है। इसके मुख्य विचार क्या है, सभी के लिए समान बुनियादी स्वतंत्रताएं हों। अंतर सिद्धांत, जिसमें असमानताएं तभी स्वीकार्य हैं जब वे सबसे कम सुविधा प्राप्त लोगों को पहुंचती है। तो इसमें रोल्स एक काल्पनिक मूल स्थिति में अज्ञानता के पर्दे के पीछे निष्पक्षता पर जोर देते हैं। दूसरा आधुनिक सिद्धांत क्या है, पात्रता सिद्धांत, जो कि रॉबर्ट नोजिक ने एक उदारवादी दृष्टिकोण पर तर्क दिया है। तो इस बात में इसमें क्या बोलते हैं, सेकंड सिद्धांत में, पात्रता सिद्धांत में, न्याय इस बात पर निर्भर करता है कि संसाधन कैसे प्राप्त और स्थानांतरित किए जाए। यदि अधिग्रहण और हस्तांतरण न्यायसंगत है तो परिणाम न्यायसंगत है। पुनर्वितरणकारी कराधान का विरोध करता है तो इस सिद्धांत में व्यक्ति अधिकारों और संपत्ति को प्राथमिकता देता है। दूसरा हो गया, थर्ड क्या है आधुनिक दृष्टिकोण में, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है, जो कि कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी वितरण की आलोचना की है। पूंजीवादी शोषण असमानता की ओर ले जाता है। इस सिद्धांत के साथ एक वर्गहीन समाज की वकालत की है। प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार क्या है, समानता के साथ न्यायपूर्वक वितरण करना चाहिए। तो ये ध्यान संरचनात्मक असमानताओं को समाप्त करने पर है। अगला आता है इसमें फोर्थ, समता दृष्टिकोण
अमर्त्य सेन ने इस पर क्या जोर दिया है? तो इसमें क्या है, फोर्थ में हमारा वितरण को क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। वितरण है उसकी क्षमता को बढ़ाए, जो जो लोग कर सकते हैं या हो सकते हैं। केवल आय ही नहीं बल्कि वास्तविक स्वतंत्रताएं मायने रखती है। यह दृष्टिकोण न्याय को भौतिक संसाधनों से आगे व्यापक बनाता है। अगला है व्यवहार में वितरणात्मक न्याय कैसा है? तो वास्तविक अगर दुनिया की बात करें तो इसमें कैसे है कि वास्तविक दुनिया की नीति वितरणात्मक न्याय में इसे परिलक्षित होता है। प्रगतिशील कराधान होता है, कल्याणकारी कार्यक्रम जिसमें सब्सिडी, पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं आती हैं। सकारात्मक कार्रवाई होती है जिसमें आरक्षण आता है। सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली अपनाई जाती है। तो ये व्यवहार में वितरणात्मक न्याय देखा जा सकता है। अगला है इसमें चुनौतियां और आलोचनाएं। तो जिसमें क्या देखा जाता है, समानता और दक्षता के बीच में संघर्ष, निष्पक्षता को सार्वभौमिक रूप से परिभाषित करने में कठिनाई होती है। पूर्व वितरण को लेकर राजनीतिक असहमति, वैश्विक असमानताएं राष्ट्रीय ढांचों को जटिल बनाती है। कोई एकल सिद्धांत इन तनावों को पूरी तरह से हल नहीं कर सकता। अगला है इसमें समकालीन प्रासंगिकता क्या होगी? आज जो वितरणात्मक न्याय है वो निम्नलिखित मुद्दों को केंद्र में रखता है। तो ये कौन से मुद्दे हैं जो बहसों का केंद्र है? सबसे पहले इसमें आता है आय और असमानता और धन का सहकेंद्रण, असमानता का होना, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा तक पहुंच, जलवायु न्याय, पर्यावरणीय बोझ का वितरण, डिजिटल विभाजन और तकनीकी पहुंच। तो ये सारी असमानताएं इसमें देखी जा सकती हैं जो कि समकालीन प्रासंगिकता के रूप में जानी जाती हैं। ये इसका निष्कर्ष होगा जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है, इस हिसाब से आपको इसका निष्कर्ष देना होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर आपको क्या होगा? भारत में लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करनी है हमें। तो इस क्वेश्चन में आपको भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। इसके उत्तर में क्या देना है आपको? भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप को, प्रतिनिधि लोकतंत्र को, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को, संविधान की सर्वोच्चता को बताना है, संघीय व्यवस्था को बताना है, संसदीय शासन प्रणाली को बताना है, न्याय की स्वतंत्रता, कानून का शासन, बहुदलीय व्यवस्था, विकेंद्रीकरण, सामाजिक न्याय जैसी विशेषताओं को स्पष्ट करना है। साथ ही भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मौजूद चुनौतियों का भी हमें संक्षिप्त में इसमें उल्लेख करना है। तो ये क्वेश्चन है भारत की मुख्य विशेषता लोकतंत्र की, भारत का जो लोकतंत्र है उसकी मुख्य विशेषता, इसमें इतने पॉइंट आपको बताने हैं। तो इसका परिचय क्या होगा? सबसे पहले देखते हैं इसका परिचय। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारतीय लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं है बल्कि संवैधानिक शासन, जन सहभागिता, विधि के शासन, सामाजिक न्याय तथा अधिकारों पर आधारित एक व्यापक राजनीतिक व्यवस्था है। 26 जनवरी 1950 में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ भारत ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया। प्रस्तुत प्रश्न में भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं को, जैसे कि लोकतांत्रिक गणराज्य, प्रतिनिधि शासन, सार्वभौमिक मताधिकार, संघवाद और शासनीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बहुदलीय व्यवस्था और सामाजिक न्याय की हमें इस क्वेश्चन में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे? भारत में लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, एक एक करके इसको समझेंगे। सबसे पहले हमें इसमें क्या देखना है, ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है। तो जैसे आपको जो जो क्वेश्चन करना है, जो जो पॉइंट लेना है, वो आपको मैं इसमें एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले भारत में लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं में पहला पॉइंट क्या होगा? प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो सबसे पहले बात करनी है लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। इसका अर्थ है कि भारत प्रभुत्व संपन्न है, भारत की आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है, भारत समाजवादी जो कि सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देता है, सभी धर्मों को सम्मान देता है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता। तो ये लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। सबसे पहले की प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और लोकतांत्रिक गणराज्य है। दूसरी विशेषता इसकी क्या आती है? प्रतिनिधि लोकतंत्र। भारत प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है बल्कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का पालन करता है। इसकी विशेषताएं क्या होती है कि नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करता है, लोकसभा, राज्यसभा और स्थानीय निकाय लोकतंत्र प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं। चुनावों का जो संचालन है वो कौन करता है? ECI, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो ये हमारा क्या है? प्रतिनिधि लोकतंत्र है। तीसरा इसमें क्या आता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आता है। तो
तो भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में एक क्या है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार है। जाति, धर्म, लिंग, भाषा, आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। राजनीतिक समानता को सुनिश्चित करता है। इसी कारण भारत विश्व का सबसे बड़ा क्या है, लोकतंत्र है। इससे अगला क्या आता है कि लिखित एवं सर्वोच्च संविधान है भारत का। भारत एक विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधानों में से एक है। संविधान की भूमिका की बात करें तो शासन का कानूनी ढांचा प्रदान करता है, नागरिक को मौलिक अधिकार देता है, राज्य के नीति निर्देश है तत्वों का निर्धारण करता है, सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, तो जो कि लिखित और सर्वोच्च संविधान है हमारा। इससे अगला क्या है, इसमें संघीय व्यवस्था, संघीय प्रणाली है। इसमें भारत में संघीय शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है। हालांकि भारत में संघवाद के साथ एकात्मक जुड़ाव भी पाया गया है, विशेषकर आपातकालीन परिस्थितियों में ये देखने को मिलता है। अगला है इसमें संसदीय स्वरूप या संसदीय शासन प्रणाली हमारी भारत की कैसी है। भारत ने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, सरकार संसद के प्रति जवाबदेही होती है। ये हमारा क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है। फिर इसमें हमारा आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। भारतीय लोकतंत्र है एक महत्वपूर्ण आधार स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका की भूमिका की बात करें तो संविधान की संरक्षक है, मौलिक अधिकारों की रक्षक है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध हो तो न्यायपालिका उसे निरस्त कर सकती है। अगला हमारा पॉइंट है इसमें शासन और कानून के समक्ष समानता। तो कानून का शासन है और कानून के समक्ष समानता है। भारतीय लोकतंत्र में रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत लागू है। इसके मुख्य तत्व क्या है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है, न्याय और निष्पक्षता इसमें सुनिश्चित की जाती है। अगला है बहुदलीय राजनीतिक शामिल है। बहुदलीय व्यवस्था है, भारत में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों प्रकार के राजनीतिक दल सक्रिय हैं। विभिन्न विचारधाराओं और हितों का प्रतिनिधित्व होता है। मतदाताओं को अनेक विकल्प उपलब्ध होते हैं। लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। अगला इसमें क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है, विशेषकर पंचायती राज और स्थानीय निकायों के माध्यम से सत्ता का विकेंद्रीकरण है। इसमें प्रमुख संस्थाएं क्या है, पंचायती राज व्यवस्था, निगम जो कि नगर निगम बोलते हैं, नगर पालिका है, नगर पंचायतें हैं, ये इसकी प्रमुख संस्थाएं हैं। तो ये संस्थाएं स्थानीय स्वशासन और जन भागीदारी को मजबूत बनाती हैं। अगला हमारा क्या है, जो विधायिकाओं में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, यह सामाजिक न्याय और सकारात्मक कार्रवाई की जाती है, जिसमें SC, ST, OBC को आरक्षण मिलता है। शिक्षा एवं रोजगार के विशेष अवसर प्रदान किए जाते हैं। अगला क्या है, भारतीय लोकतंत्र में कुछ कदाचार है, कुछ चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं। तो क्या है, चुनावी कदाचार देखने को पड़ते हैं। जो भारतीय लोकतंत्र की चुनौती है उनके बारे में बात कर रहे हैं हम अभी, कि चुनावी कदाचार है, भ्रष्टाचार है, राजनीति का अपराधीकरण है, सामाजिक और आर्थिक असमानता है, धन और बाहुबल का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ये इस क्वेश्चन का निष्कर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें हमने इसके एक एक पॉइंट को ध्यान से देखा है कि भारत एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत क्या है, लोकतांत्रिक प्रणाली का अनुसरण करता है। फिर क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, लिखित और सर्वोच्च संविधान है, संघीय प्रणाली है, संसदीय स्वरूप है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, शासन और कानून के समक्ष समानता है, बहुदलीय राजनीति है, सत्ता का विकेंद्रीकरण है, विधायिकाओं में आरक्षण का प्रावधान है, लोकतंत्र में कुछ चुनौतियां भी हैं, उनके बारे में बात की गई है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हमें निम्नलिखित पर 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। तो इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं, A और B करना है। तो टोटल क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, तो 400 शब्दों में होगा। एक 10 मार्क्स का है, तो एक का 200 मार्क्स 200 वर्ड्स में लिखना है। तो पहला क्या है, एक व्यवहारिक गतिविधि के रूप में राजनीति कैसी है। दूसरा क्या है, समानता और नारीवाद के बारे में हमें बात करना है। तो इस प्रश्न में क्या है, राजनीति को एक व्यवहारिक गतिविधि के रूप में समझना है। इसके उत्तर में हम कैसे बात करेंगे, इसका आंसर कैसे देंगे। राजनीति केवल सैद्धांतिक और दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि वास्तविक जीवन में निर्णय लेने, शासन चलाने और संसाधनों के वितरण, शक्ति के प्रयोग और समस्याओं के समाधान से जुड़ी एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। साथ ही अरस्तु, मैकियावेली,
राजनीतिक व्यवहार, निर्णय निर्माण, शक्ति, प्रशासन, नागरिक भागीदारी, इसकी सीमाओं का उल्लेख करना आवश्यक है। अब देखते हैं एक व्यवहारिक गतिविधि के रूप में राजनीति का परिचय कैसा होगा। तो राजनीति को अक्सर क्या है, राज्य, सरकार और सत्ता के अध्ययन से जोड़ा जाता है, लेकिन इसे केवल सैद्धांतिक विषय नहीं माना जा सकता, यह पर्याप्त नहीं है। राजनीति एक व्यवहारिक गतिविधि है क्योंकि इसका संबंध समाज में निर्णय लेने, सार्वजनिक नीतियां बनाने, संसाधनों का वितरण करने और विभिन्न हितों के बीच में संतुलन स्थापित करने से है। तो इस क्वेश्चन में राजनीति की इस व्यवहारिक प्रकृति, इसके प्रमुख आयाम और महत्व को समझने में हम प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके बीच में हम क्या करते हैं, एक व्यवहारिक गतिविधि के रूप में राजनीति कैसी है इसको देखते हैं। तो एक एक पॉइंट करके इसको समझेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। एक व्यवहारिक गतिविधि के रूप में राजनीति कैसी है। राजनीति एक सक्रिय और गतिशील प्रक्रिया है जो शासन, निर्णय निर्माण, समस्या समाधान से जुड़ी होती है। अरस्तु ने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान कहा है जिसका उद्देश्य नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देना है। वहीं इसमें क्या दिया गया है कि निकोलो मैकियावेली ने राजनीतिक व्यवहार पक्ष पर बल देते हुए शक्ति, रणनीति और शासन कला को इसमें अपना महत्व दिया है। अगला इसमें क्या है कि दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा आयाम, शक्ति और अधिकार के बारे में। तो राजनीतिक व्यवहार में इस प्रभावित करने वाले जो संसाधनों को आवंटित करने के लिए शक्ति का प्रयोग शामिल है। निर्णय प्रभावी ढंग से लागू हो, यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकार, वैधता और शासन संरचनाएं आवश्यक की गई है कि सभी को समान वितरण किया जाए। परिवर्तन के व्यवहारिक तंत्र के बिना राजनीतिक विचार अप्रभावी रहते हैं। एक व्यवहारिक गतिविधि के रूप में राजनीतिक लोक प्रशासन और शासन से भी निकटता से जुड़ी हुई है, जो नीतियों को लागू करने और सार्वजनिक मामलों के प्रबंधन में विधायिकाएं, कार्यपालिका और नौकरशाही जैसी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला इसमें क्या है, व्यवहारिक राजनीति में नैतिकता की भूमिका जटिल है। नैतिकता सिद्धांत है, वो राजनीतिक कार्रवाई का मार्गदर्शन करता है। वहीं व्यवहारिक विचारों के लिए अक्सर लचीलेपन की आवश्यकता होती है। आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच में तनाव राजनीतिक सिद्धांत का एक केंद्रीय विषय है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में एक व्यवहारिक गतिविधि के रूप में राजनीतिक नागरिक भागीदारी भी शामिल होती है। चुनाव, सार्वजनिक बहस, विरोध प्रदर्शन और नागरिक समाज की भागीदारी राजनीतिक गतिविधि की व्यवहारिक अभिव्यक्तियां हैं। जो समकालीन समय में वैश्वीकरण, तकनीकी परिवर्तन और जटिल शासन चुनौतियों के कारण क्या है, राजनीतिक व्यवहारिक प्रकृति और भी अधिक स्पष्ट हो गई है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता, सामाजिक स्वास्थ्य संकट हो गए और जैसे मुद्दे पर व्यवहारिक ये क्या करता है, समाधान और समन्वित कार्रवाई करता है। तो इस क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या होगा कि राजनीति एक व्यवहारिक गतिविधि है जो सिद्धांत व्यवहार के बीच में सेतु का कार्य करती है, एक पुल का कार्य करती है। यह समाज की समस्याओं का समाधान करने, सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक शासन को प्रभावी बनाने में भूमिका निभाती है। इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं जो कि इसका निष्कर्ष हमने देख लिया है। इसकी चुनौतियों को आप देख सकते हैं कि इसके सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं। फिर अगला पॉइंट है हमारा समानता और नारीवाद। इसका परिचय क्या होगा। समानता और नारीवाद क्या है, आधुनिक राजनीति तथा सामाजिक चिंतन की महत्वपूर्ण अवधारणा है। नारीवाद एक विचारधारा है और सामाजिक आंदोलन है जो महिलाओं तथा अन्य लैंगिक समूहों के समान अधिकार, अवसर और सम्मान की मांग करता है। समानता का सिद्धांत यह मानता है कि सभी व्यक्तियों को लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए। यह प्रश्न समानता और नारीवाद के संबंध में तथा उनके विभिन्न आयामों को समझाने से संबंधित है। तो समानता और नारीवाद की बात करें तो इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, इसमें क्या क्या पढ़ा जाएगा। तो नारीवाद विभिन्न चरणों के माध्यम से विकसित हुआ है जिसमें प्रत्येक समानता के विभिन्न पहलुओं पर जोर देता है कि समानता है, जिसमें क्या है उदारीवाद। नारीवाद कानूनी और राजनीतिक सुधारों के माध्यम से समानता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें क्या है उदारीवाद। नारीवाद शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी के समान अवसरों की वकालत करता है। फिर आता है इसमें दूसरी ओर उग्रवाद, नारीवाद। उग्रवाद का मानना है कि पितृसत्तात्मक महिलाओं के दमन का मूल कारण है और वास्तविक समानता के लिए सामाजिक संरचनाओं में व्यापक परिवर्तन आवश्यक है। वहीं समाजवादी और मार्क्सवादी नारीवाद आर्थिक शोषण और लैंगिकता समानता के बीच में संबंध स्थापित करता है। अगला इसमें पॉइंट क्या है, समाजवादी, मार्क्सवादी, नारीवाद लैंगिक समानता को क्या है, आर्थिक शोषण से जोड़ते हैं, जो कि हमने इसमें देख लिया है। अगला इसमें आता है औपचारिकता, कि औपचारिक समानता है उसमें कानूनी अधिकार तक यह सीमित नहीं है बल्कि वास्तविक सकारात्मक
समानता पर भी बल देता है। इसी कारण क्या है, आरक्षण, मातृत्व लाभ, समान नीतियां, वेतन, कार्यस्थल सुरक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसी नीतियों को महत्व दिया गया है। तो इसमें क्या है, समानता की अवधारणा और औपचारिक असमानता हमें देखने को मिलती है। आज नारीवाद क्या है, लैंगिक विविधता, LGBTQ अधिकार, लैंगिक न्याय और मानवाधिकार के व्यापक मुद्दों को शामिल करता है। फिर भी लैंगिक हिंसा, वेतन असमानता तथा नेतृत्व में महिलाओं की कम भागीदारी जैसी चुनौतियां अभी मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या होगा कि समानता और नारीवाद एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। नारीवाद लैंगिक असमानता को समझने और उसे दूर करने का वैचारिक एवं व्यवहारिक आधार प्रदान करता है, जबकि समानता इसका मूल लक्ष्य है। दोनों मिलकर एक न्यायपूर्ण, समावेशी, लोकतांत्रिक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नागरिकता के सामान्य निर्धारक कारकों का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन में नागरिकता के सामान्य निर्धारक कारकों का वर्णन करना है, अर्थात हमें यह बताना है कि किसी व्यक्ति को किसी राज्य की नागरिकता किन आधारों पर प्राप्त होती है। उत्तर में क्या बताना है, जन्म, वंश, देशीकरण जिसे नेचुरलाइजेशन बोलते हैं, विवाह, पंजीकरण, क्षेत्रीय समावेश, विशेष संवैधानिक प्रावधान, नागरिकता का परित्याग, दोहरी नागरिकता और अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे प्रमुख कारकों की चर्चा करनी है। तो ये है क्या, इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताना है, किसी व्यक्ति को राज्य की नागरिकता किन आधारों पर प्राप्त होती है। तो इसका परिचय क्या होगा, नागरिकता राज्य की व्यक्ति के बीच स्थापित एक महत्वपूर्ण कानूनी एवं राजनीतिक संबंध है। इसके माध्यम से व्यक्ति को अधिकार, कर्तव्य और राष्ट्रीय पहचान प्राप्त होती है। विभिन्न देशों में नागरिकता निर्धारित करने के लिए अनेक सिद्धांतों और कानूनी प्रावधानों का उपयोग किया जाता है। ये निर्धारक ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक संवैधानिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। इसलिए नागरिकता केवल कानूनी स्थिति नहीं बल्कि व्यक्ति और राज्य के बीच में संबंध का अधिकार भी है। तो नागरिकता के सामान्य निर्धारक के कारण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले कारण आता है इसमें जन्म। नागरिकता प्राप्त करने का सबसे सामान्य आधार जन्म है। इसके दो प्रमुख सिद्धांत हैं जो कि किस किस ने दिया है वो देखते हैं, जो कि जस सोली ने दिया है। पहला ये होता है भूमि का अधिकार। राज्य के क्षेत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति क्या माना जाता है, नागरिक माना जाता है। माता पिता को राष्ट्रीयता का विशेष महत्व नहीं होता है। दूसरा इसमें किसने दिया है, जूस सैंग्विनिस ने इसका दिया है, जो कि रक्त का अधिकार है। नागरिकता माता पिता की राष्ट्रीयता के आधार पर मिलती है। जन्म की अपेक्षा वंश को अधिक महत्व इसमें दिया जाता है। तो ये इसका दूसरा अधिकार है जो कि सैंग्विस ने दिया है, जस्ट सैंग्विस ने। इसमें दूसरा क्या है, वंश या पितृत्व। यदि किसी व्यक्ति के माता पिता में से एक या दोनों किसी राज्य के नागरिक है तो वह व्यक्ति भी नागरिकता प्राप्त कर सकता है, भले ही उसका जन्म विदेश में हुआ हो। यह राष्ट्रीयता पहचान की निरंतरता को बनाए रखने में सहायक है। अगला है इसमें देशीकरण। देशीकरण क्या होता है, वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विदेशी व्यक्ति निर्धारित शर्तों को पूरा करके नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसमें निश्चित अवधि तक निवास कर सकता है, भाषा एवं संस्कृति का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अच्छा चरित्र हो सकता है और राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ लेती है। तो ये उसकी नागरिकता के लिए जरूरी है। अगला है विवाह। कई देशों में नागरिकों के साथ विवाह करने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करने की विशेष सुविधा दी जाती है। आज के दिन ये क्या है, इंडियंस फायदा उठाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा जैसे देशों में जाते हैं, उनकी लड़कियों के साथ शादी कर लेते हैं और वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। अगला है इसमें पंजीकरण। तो पंजीकरण में क्या आता है, कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों को पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाती है। जैसे नागरिकों के नाबालिग बच्चों, प्रवासी मूल के व्यक्ति या राज्य से विशेष संबंध रखने वाले लोग इसमें आते हैं। अगला इसमें है क्षेत्र का समावेश। जब कोई नया क्षेत्र किसी राज्य में शामिल किया जाता है तब उस क्षेत्र के निवासियों को सामान्यतः उस राज्य की नागरिकता प्रदान की जाती है। अगला विशेष प्रावधान और संवैधानिक नियम। तो इसमें क्या है, कई बार ऐतिहासिक परिस्थितियों, प्रवास और शरणार्थियों अथवा राज्य विहीन व्यक्तियों के लिए विशेष कानूनी प्रावधानों का आधार है नागरिकता प्रदान की जाती है। भारत में भी संविधान के प्रारंभिक प्रावधानों में नागरिक संबंधी नियम निर्धारित किए गए हैं। अगला इसमें है नागरिकता और परित्याग और हानि। तो नागरिकता का परित्याग और हानि में क्या आता है, नागरिकता केवल प्राप्त नहीं की जाती बल्कि कुछ परिस्थितियों में समाप्ति हो सकती है। तो कई
कब छीन सकती है नागरिकता? जब स्वेच्छा से नागरिकता त्याग दो आप अपनी मर्जी से। दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लोगे तो उस देश की नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी पहले वाली की। धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त करोगे तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। राष्ट्रीय हित के विरुद्ध कार्य करोगे तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। अगला इसमें क्या है, दोहरी या बहु नागरिकता क्या है? कुछ देश व्यक्तियों को एक से अधिक देशों की नागरिकता रखने की अनुमति देते हैं, जबकि कुछ देश इसे स्वीकार नहीं करते हैं। यह नागरिकता निर्धारण का एक महत्वपूर्ण कारण है। अगला इसमें क्या आता है, राज्य की कानूनी राजनीतिक विचारधारा। तो इसमें क्या आता है कि किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था भी नागरिकों के नियम को प्रभावित करती है। उदार लोकतांत्रिक राज्य अपेक्षाकृत समावेशी नीतियां बनाते हैं। कुछ राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा, धर्म, नस्ल या जातीय पहचान के आधार पर कठोर मानदंड लागू करते हैं। अगला इसमें क्या आता है, अंतर्राष्ट्रीय मानदंड और मानवाधिकार। तो वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानक नागरिकता कानूनों को प्रभावित कर रहे हैं। राज्य विहीनता को कम करने तथा नागरिकता से मनमाने ढंग से वंचित न करने का विशेष बल दिया जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है, जिसमें हमने नागरिकता के सामान्य निर्धारक कारकों का वर्णन किया है, जो एक एक करके हमने एक्सप्लेन किया है। इसका निष्कर्ष आपको खुद डिसाइड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 6th, राज्य और नागरिक समाज के बीच में संबंध की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न में हम देखेंगे कि राज्य और नागरिक समाज के बीच में संबंध की व्याख्या करनी है सबसे पहले। तो इसके आंसर में राज्य और नागरिक समाज का अर्थ बताना है, विभिन्न विचारक जो विचारक हमारे उसके दृष्टिकोण, दोनों के बीच में सहयोगात्मक और संघर्षपूर्ण संबंध बताने हैं, लोकतंत्र में नागरिक समाज की भूमिका बतानी है, राज्य पर नियंत्रण बताने हैं, पारस्परिक निर्भरता, समकालीन संदर्भ का उल्लेख करना आवश्यक है। तो इसका परिचय क्या होगा, सबसे पहले देखेंगे इसका परिचय। राज्य और नागरिक समाज राजनीतिक सिद्धांत की दो महत्वपूर्ण अवधारणा है। राज्य औपचारिक राजनीति, सत्ता, कानून और प्रशासन का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि नागरिक समाज उन स्वैच्छिक संगठनों, समूहों, संस्थाओं का क्षेत्र है जो लोग राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण से बाहर करते हैं। दोनों के बीच का संबंध लोकतंत्र, शासन, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न राज्य और नागरिक समाज के पारस्परिक संबंधों तथा उनकी भूमिका की व्याख्या से संबंधित है। तो अब राज्य और नागरिक समाज के बीच में संबंध क्या है उनको देखेंगे। सबसे पहला है राज्य और नागरिक समाज का अर्थ देखेंगे। राज्य क्या होता है? राज्य एक संप्रभु राजनीतिक संगठन है जिसके पास सरकार, कानून, प्रशासन, न्यायपालिका और दंडात्मक शक्ति जैसी संस्थाएं होती हैं। और नागरिक समाज का क्या अर्थ होता है? नागरिक समाज जो कि क्या है, हमारा समाज में गैर सरकारी संगठन है, जो कि एनजीओ, ट्रेड यूनियन, मीडिया, सामुदायिक संगठन, धार्मिक संस्थाएं और अन्य स्वैच्छिक संघ शामिल होते हैं। यह व्यक्ति और राज्य के बीच में मध्यस्थ क्षेत्र का कार्य करता है। तो ये राज्य और नागरिक समाज का हमारा अर्थ हो गया है। अगला देखते हैं इसके शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य या शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है। तो इसमें अलग अलग व्यक्ति हमारे क्या है, बुद्धिजीवी हैं, जिन्होंने अपने अपने विचार रखे, अपने दृष्टिकोण दिए हैं। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आता है? JWF हेगेल। तो हेगेल क्या बोलते हैं कि नागरिक समाज को व्यक्ति हितों और आर्थिक संबंधों का क्षेत्र माना, जिससे राज्य नियंत्रित और एकीकृत करता है, जिसके अनुसार राज्य सर्वोच्च नैतिक संस्था है। फिर कार्ल मार्क्स बताते हैं, मार्क्स ने नागरिक समाज को बुजुर्गवा समाज का आधार माना है, जहां वर्गीय हित प्रमुख होते हैं। उनके अनुसार राज्य शासक के वर्गों के हितों की रक्षा करता है। तीसरा है एंटोनियो ग्राम्सी। तो इसमें एंटोनियो ग्राम्सी क्या बताते हैं? नागरिक समाज को वैचारिक संघर्ष का क्षेत्र बताया है, जहां शिक्षा, मीडिया, संस्कृति के माध्यम से राज्य अपनी वैधता और सहमति प्राप्त करता है। फिर आता है थर्ड, इसका क्या पॉइंट है? पूरक संबंध क्या होते हैं? आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्थाओं में राज्य और नागरिक समाज को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जाता है, जिसमें नागरिक समाज नागरिक चेतना और भागीदारी को बढ़ावा देता है। यह सहयोग के माध्यम से नीति कार्यान्वयन में मदद करता है। यह सक्रिय नागरिकता को प्रोत्साहित करके लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। अगला इसमें आता है राज्य की शक्ति पर नियंत्रण के रूप में नागरिक समाज। तो राज्य की शक्ति पर नियंत्रण कैसे होगा? नागरिक समाज का एक महत्वपूर्ण कार्य है राज्य पर निगरानी रखना, सरकारी कार्यों की समीक्षा करना, भ्रष्टाचार को उजागर करना, मीडिया और सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से सरकार को जवाबदेह बनाना, जनमत के द्वारा नीतियों को प्रभावित करना इसका है। अगला है संवर्धित और संघर्षपूर्ण संबंध। कई परिस्थितियों में राज्य और नागरिक समाज के बीच में तनाव भी उत्पन्न हो सकता है,
जिसमें नागरिक समाज सरकारी नीतियों का विरोध कर सकता है। सामाजिक आंदोलन और विरोध प्रदर्शन राज्य में चुनौती दे सकते हैं। अधिनायकवादी शासन अक्सर नागरिक समाज की गतिविधियों को सीमित करने का प्रयास करते हैं। यह संघर्ष लोकतांत्रिक राजनीति का स्वाभाविक हिस्सा माना जाता है। इसका अगला 6th पॉइंट हमारा क्या होगा, लोकतंत्र में इसकी भूमिका क्या है। लोकतंत्र में नागरिक समाज की भूमिका क्या होगी। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए नागरिक समाज बहुत ही आवश्यक है। राजनीतिक जागरूकता फैलाता है, नागरिकों को संगठित करता है, वंचित और कमजोर वर्गों की आवाज़ बनता है, नागरिक और सरकार के बीच में संवाद स्थापित करता है। तो ये लोकतंत्र में नागरिक समाज की भूमिका है। इसमें आता है अन्योन्य न्याय सृष्टता। तो ये क्या होता है, राज्य और नागरिक समाज में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं दोनों। राज्य नागरिक समाज को कार्य करने के लिए कानूनी एवं संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। नागरिक समाज राज्य को वैधता और समर्थन जन सहमति प्रदान करता है। इसके कुछ समकालीन परिप्रेक्ष्य भी हैं। तो इसमें क्या है, वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक समाज को मजबूत किया है। डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया ने नागरिक भागीदारी को बढ़ाया है। साथ ही वित्त पोषण और नियमन और राजनीतिक प्रभाव को लेकर नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। तो वर्तमान समय में राज्य और नागरिक समाज में ये संबंध हमें आयाम ग्रहण करने में मदद करते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का निष्कर्ष होगा, जो कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जेंडर मेनस्ट्रीमिंग, जो कि लैंगिक मुख्य धारा से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। तो इस क्वेश्चन में जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की अवधारणा को हमें स्पष्ट करना है। फिर क्या करना है, इस क्वेश्चन में बताना है कि इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा को देखेंगे, इसका उद्देश्य देखेंगे, इसके प्रमुख सिद्धांत क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, उपकरण क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग क्या है, संस्थागत ढांचा क्या है, लाभ और चुनौतियां और जो समकालीन महत्व की व्याख्या है वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इस क्वेश्चन का परिचय क्या होगा। आधुनिक लोकतंत्र शासन और विकास नीतियों में लैंगिक समानता का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। केवल महिलाओं के लिए अलग कार्यक्रम चलाना पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में लैंगिक दृष्टिकोण को शामिल करना आवश्यक माना जाता है। इसी विचार को जेंडर मेनस्ट्रीमिंग कहा जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान अवसर, संसाधन प्राप्त हों और समाज में मौजूद लैंगिक असमानताओं को कम किया जा सके। तो इसका मेन फोकस क्या है, समाज में जो लैंगिक असमानता है उसको समान किया जाए। तो इसकी अर्थ और परिभाषा को देखते हैं सबसे पहले। तो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की परिभाषा क्या है और इसका अर्थ क्या है। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग एक ऐसी नीति निर्धार आधारित रणनीति है जिसके अंतर्गत योजना निर्माण, क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के प्रति चरण में लैंगिक दृष्टिकोण को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या है, किसी नीति, कानून, कार्यक्रम का महिलाओं और पुरुषों पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है कि कौन किस पर कितना प्रभाव डालता है। लैंगिक असमानताओं को कम करने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। संसाधनों, अवसरों और निर्माण निर्णय में समान भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। जो संसाधनों पर समान पहुंच है, भागीदारी है, नियंत्रण है, वो बराबर इसमें करना है। इस प्रकार एक प्रणाली व्यापी रणनीति है, न कि केवल एक एकल कार्यक्रम है। तो इसमें देखते हैं इसके उद्देश्य क्या है। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अवसरों और संसाधनों तक पहुंच में लिंग आधारित असमानताओं को समाप्त करना है। निर्णय लेने में महिलाओं और पुरुषों की न्याय संगत भागीदारी सुनिश्चित करना है। लिंग संवेदनशील संस्थानों और परिणामों को बढ़ावा देना है। सकारात्मक समानता प्राप्त करना है, न केवल औपचारिक और कानूनी समानता प्राप्त करना है। इसके प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है उनको देखेंगे। तो इसमें पहला है इसमें हमारा न्याय संगतता समानता। तो ये क्या होता है, औपचारिक समानता पर न्याय संगतता, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करने की से असमानता फिर से पैदा हो सकती है। नीतियों में विभेदक आवश्यकताओं और बाधाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरा है इंटरसेक्शनलिटी, जो कि क्या है, परस्पर विच्छेदनशीलता में बोलते हैं, जिसे इंटरसेक्शनलिटी बोलते हैं, जिसमें जेंडर, वर्ग, जाति, नस्ल, विकलांगता और स्थान के साथ प्रतिषेध करता है। विश्लेषण में नुकसान के कई अक्षों को शामिल किया जाना चाहिए। अगला है भागीदारी। भागीदारी और आवाज़ प्रभावित समूहों, विशेष रूप से महिलाओं को निर्णय में सार्थक रूप से शामिल किया जाना चाहिए। अगला सिद्धांत क्या है, जवाबदेही संस्थानों को केवल आउटपुट के लिए नहीं बल्कि लैंगिक परिणामों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। तो इसके 4 सिद्धांत हैं। 4 सिद्धांत में कौन सा है, पहला है न्याय संगत समानता, दूसरा इंटरसेक्शनलिटी, तीसरा है भागीदारी और प्रतिनिधित्व होना, चौथा है इसमें जवाबदेही होना। तो ये क्या है, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के हमारे प्रमुख सिद्धांत थे। अब इसमें क्या है, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की क्या प्रक्रिया है और इसके क्या उपकरण है।
तो सबसे पहले इसमें है जेंडर विश्लेषण, महिलाओं और पुरुषों की भूमिका, अवसर, संसाधनों और शक्तियों का अध्ययन करना है। दूसरा है जेंडर उत्तरदायित्व योजना, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन आदि क्षेत्रों में लैंगिक लक्ष्य को संकेतकों का निर्धारण करना। थर्ड इसमें आता है जेंडर बजटिंग, सरकारी व्यय का विश्लेषण और आवंटन इस प्रकार करना है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा मिले। अगला है समता निर्माण करना, प्रशासकों और नीति निर्माताओं को लैंगिक संवेदनशीलता का प्रशिक्षण करना है। निगरानी और मूल्यांकन करना, लैंगिक प्रभाव को मापने के लिए लैंगिक विभाजित आंकड़ों और संकेतकों का उपयोग करना है। जो इसके आवेदन के क्षेत्र हैं, इसके प्रमुख क्षेत्र क्या हैं वो देखते हैं। तो इसके प्रमुख क्षेत्र में आता है शिक्षा, जो कि ड्रॉप आउट अंतरालों को संबोधित करता है, सुरक्षित पहुंच और पाठ्यक्रम का पूर्वाग्रह करता है। फिर आता है इसमें स्वास्थ्य, जो कि मातृ स्वास्थ्य, प्रजनन अधिकार, लिंग आधारित बाधाएं हमें देखनी पड़ती हैं। रोजगार में क्या है, वेतन अंतर, देखभाल, अर्थव्यवस्था, कार्य स्थल की सुरक्षा इसमें शामिल है। अगला है शासन, संस्थानों, स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। अगला है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसा होगा हमारा बुनियादी ढांचा, कैसा होगा, परिवहन सुरक्षा, पानी और स्वच्छता तक पहुंच क्या होगा, हमारा बुनियादी ढांचा अच्छा होना चाहिए। तो ये क्या है, हमारे आवेदन के क्षेत्र हैं जो कि इसके प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। फिर अगला है इसके संवैधानिक ढांचे कैसे होंगे, जो इसका संस्थागत और वैश्विक ढांचा कैसा है। जो संयुक्त राष्ट्र जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सदस्य देशों में जेंडर मेन स्ट्रीमिंग को बढ़ावा दिया है। कई देशों ने अपनाया है कि मंत्रालयों में जेंडर फोकल पॉइंट्स होने चाहिए, राष्ट्रीय लैंगिक नीतियाँ होनी चाहिए, अनिवार्य लैंगिक प्रभाव आकलन किया जाना चाहिए। इसके क्या लाभ हैं, तो इसके लाभों में देखें तो अलग थलग महिला कार्यक्रमों से आगे बढ़कर संरचनात्मक परिवर्तन की ओर ले जाता है। जिसे महिलाओं को क्या है, अलग थलग जो योजना है उसके बजाय क्या है, संरचनात्मक परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है। वास्तविक बाधाओं को लक्षित करके नीति प्रभावशीलता सुधार करता है। समावेशी विकास मानव अधिकारों को बढ़ावा देता है। वास्तविक आवश्यकताओं के साथ साथ संसाधनों को संरक्षित करके दक्षता को बढ़ाता है। तो ये इसके लाभ है, जिसमें संसाधनों को अधिक न्यायसंगत उपयोग को सुरक्षित बनाता है, समावेशी विकास और मानव अधिकार को मजबूत करता है, और महिलाओं की अलग थलग योजना को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर उसको उपयोगी बनाता है। तो इसकी क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं वो देखते हैं। इसमें टोकनवाद की चुनौतियां हमें देखने को मिलती है, जिसमें बिना किसी ठोस बदलाव के चेकलिस्ट तक सीमित होना है, समता में कमी होना, संसाधनों के भीतर समता और विशेषज्ञता की कमी होना, अपर्याप्त डेटा होना, साक्ष्य आधारित निर्णयों के लिए डेटा की कमी होना, राजनीतिक प्रतिरोध होना या कमजोर प्रवर्तन का देखने को मिलता है, कमजोर पड़ने का जोखिम, जहां जिम्मेदारियां फैली हुई है लेकिन जवाबदेही अस्पष्ट है। इसका अगला पॉइंट क्या है, समकालीन प्रासंगिकता क्या होती है। आज जेंडर मेन स्ट्रीमिंग सतत विकास लक्ष्यों को, विशेषकर इसमें क्या है, सतत विकास लक्ष्य जो कि लैंगिक समानता का महत्वपूर्ण आधार है। यहाँ डिजिटल पहुंच, जलवायु परिवर्तन, शहरी सुरक्षा, देखभाल, अर्थव्यवस्था तथा समावेशी विकास जैसे समकालीन मुद्दों से भी जुड़ा हुआ है। तो ये हमारी समकालीन प्रासंगिकता है। ये इसका क्या हो जाएगा, निष्कर्ष हो जाएगा, जो कि आपने इस क्वेश्चन में पढ़ा है। इसके निष्कर्ष को देखकर आपको क्या करना है, टोटल क्वेश्चन को देखकर इसका निष्कर्ष निकालना है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, नागरिकता के समुदायवादी सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नागरिकता के सामुदायिकवादी, जिसे कम्युनिटेरियन सिद्धांत की व्याख्या करनी है। इसके आंसर में हमें इसका अर्थ, इसके प्रमुख विचारक, इसकी मुख्य विशेषता, उदारवादी नागरिकता में अंतर, नागरिक भागीदारी और सामुदायिक मूल्य की भूमिका, आलोचना और समकालीन महत्व की चर्चा करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका परिचय क्या होगा। नागरिकता की अवधारणा केवल कानूनी अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों को व्यक्त करती है। सामुदायिकवादी सिद्धांत उदारवाद की धारणा को आलोचना करता है, जो व्यक्ति को स्वतंत्र, आत्मनिर्भर इकाई मानता है। सामुदायिकवादी विचारकों के अनुसार व्यक्ति की पहचान, मूल्य और नैतिकता उस समुदाय से निर्मित होती है जिसमें वह रहता है। इसलिए नागरिकता को केवल अधिकारों के संदर्भ में नहीं, बल्कि कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और सामुदायिक जीवन में सक्रिय भागीदारी के संदर्भ में इसे समझना चाहिए। तो नागरिकता का सामुदायिक सिद्धांत का अर्थ क्या होगा, इसके सबसे पहले इसके अर्थ को जानते हैं। तो इसके अर्थ में देखोगे तो सामुदायिकता सिद्धांत के अनुसार नागरिकता केवल राज्य द्वारा प्रदान की गई कानूनी दर्जा नहीं, बल्कि समुदाय के प्रति नैतिक दायित्व और सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़ी अवधारणा है। इस दृष्टिकोण में व्यक्ति को समाज से अलग नहीं माना जाता, बल्कि उसी समुदाय का अभिन्न अंग माना जाता है। तो प्रमुख सामुदायिक विचारवादक कौन कौन से हैं, इसमें हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले माइकल सैंडल आते हैं, फिर आते हैं अलास्टेयर, मैकिंटायर और चार्ल्स टेलर इसमें
प्रमुख सामुदायिक विचारक हैं। तो इन विचारकवादों ने उदारवाद की अवधारणा की आलोचना की, जिसमें व्यक्ति को सामाजिक संदर्भों से स्वतंत्र माना गया। उनके अनुसार व्यक्ति की पहचान परंपराओं, सांस्कृतिक और समुदाय द्वारा निर्मित की गई है। तो इसकी क्या है, सामुदायिक नागरिकता की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसके बारे में बात की गई है, जिसमें आपको सबसे पहले क्या है, सामान्य भलाई पर जोर दिया गया है। सामान्य भलाई पर बल कैसे दिया गया है, नागरिकों ने सार्वजनिक जीवन में भागीदारी की अपेक्षा की जाती है, समुदाय के कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है, केवल अधिकारों के बजाय कर्तव्य पर जोर दिया जाता है। दूसरा कौन सा पहलू है इसमें, परंपराएं और साझा मूल्यों की भूमिका, जो उसके अधिकारों के साथ कर्तव्य का महत्व है, उनकी बात की गई है। उदारवादी दृष्टिकोण मुख्यतः क्या करता है, अधिकारों पर बल देता है, जबकि सामुदायिकवादी विचारधारा मानती है कि प्रत्येक नागरिक के कुछ सामाजिक और नैतिक दायित्व होते हैं। समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना नागरिकता है उसका आवश्यक अंग है। केवल अधिकारों की मांग से सामाजिक एकता कमजोर हो सकती है। थर्ड इसमें आता है हमारा सक्रिय, जो परंपराओं का साझा मूल्यों की भूमिका, जो नागरिक भागीदारी है उसको जुड़ाव पर जोर देता है। इसमें क्या है, स्थानीय संस्थाओं और सामुदायिक संगठनों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी को आवश्यक माना जाता है। जो सामुदायिक दृष्टिकोण है इसकी कुछ आलोचनाएं भी देखने को मिलती है। इसकी आलोचनाएं क्या क्या है, उनको एक एक करके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले है व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर खतरा होता है, कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसमें खतरा जाती है, समुदाय पर अत्यधिक जोर व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। फिर इसमें दूसरा आता है कि विविधता का दमन हो जाता है, अगर क्या है, विविधता को ये दबा सकते हैं अगर एक समुदाय के प्रमुख मूल्य अल्पसंख्यक समूहों की आवाज़ को कमजोर कर सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें है अनुरूपता का दबाव हो सकता है, स्वायत्तता का होश हो सकता है। इसके कुछ समकालीन महत्व भी हैं, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, इसके क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या महत्व है। तो बहुसांस्कृतिक समाजों में सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलता है, नागरिक जिम्मेदारी और सामाजिक सहभागिता को मजबूत बनती है, व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक दायित्वों के बीच में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में सामुदायिक पहचान और सामाजिक सहयोग के महत्व को समझने में सहायता करता है। ये इस क्वेश्चन का निष्कर्ष रहा, जो कि आपने अभी तक पढ़ा है उसके आधार पर इसका निष्कर्ष निकालना है। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। अगला देखेंगे हम जून 2025 का सोल्ड क्वेश्चन पेपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्योंकि इस पर सभी लेटेस्ट अपडेट और स्टडी मटेरियल टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराए जाते हैं। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।